आदरणीय आदरणीय अहिरवार जी, विभागाध्यक्ष भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज इस सभागार में उपस्थित सभाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर डीपी शर्मा, आज मैं देख रहा हूं हमारे समक्ष कुछ हमारे जमाने के कुछ पुराने लोग यहाँ भी उपस्थित हैं। मैं जब भी इस सभागार में आता हूँ तो अपने आप को आप लोगों के बीच में पाता हूँ। मैं यहीं बैठता था, क्लासेस अटेंड की मैंने, बीए की, एमए की, 4 वर्ष उसमें बीते, और उसके बाद जब भी आया तो यहाँ मुझे बोलने का विभाग ने अवसर दिया, और आज ये विशेष अवसर है जब विभाग अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है, और ऐसे में एक व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ की गई जिस कड़ी का पहला लेक्चर मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं आदरणीय अहिरवार जी और विभाग के सभी जो प्राध्यापक गण हैं, प्राध्यापिकाएं हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। जो इस विभाग ने मुझे शोध का अवसर दिया, उसी शोध की श्रृंखला के रूप में हाल में मैंने निष्क के विषय में कुछ शोध कार्य किए, और अपने शोध को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। विषय है आइडेंटिफिकेशन ऑफ निष्क, द अर्लीस्ट इंडियन गोल्ड कॉइन्स। और एक संदर्भ के रूप में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हमें इस शेप के, जैसा आप देख रहे हैं, चिपटे सोने के पुरावशेष प्राप्त होते हैं, जो पुराने उत्खननों में हड़प्पाकालीन साइट्स पे पहले मिल चुके हैं, चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो या लोथल हो, और अन्य साइट्स पे भी ये मिले हैं, राखीगढ़ी में भी मिला है, लेकिन 2-3 की संख्या में इस तरह के अवशेष मिले थे। अब हम देखते हैं कि इन अवशेषों की संख्या, विशेष रूप से एक साइट है वेस्टर्न यूपी में जिसका नाम है मांडी। मांडी के उत्खनन से, मांडी में उत्खनन नहीं हुआ, उत्खनन बाद में हुआ, लेकिन उत्खनन से पूर्व वहाँ सेक्शन का एक पार्ट गिर गया और उसमें लगभग 40 किलो वजन के सोने और चांदी के आभूषण प्राप्त हुए, जिनकी तिथि सिंधु सरस्वती
सभ्यता से संबंधित है, हड़प्पा काल से संबंधित है, और ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी धन संपदा को मिट्टी में गाड़ करके वहां रखा होगा। इनमें लगभग 5 से 6 हजार इस तरह के अवशेष मिले, जिनमें से 1547 ये जो जिनको दे आर कॉल्ड सो कॉल्ड डिस्क शेप्ड बीड्स विथ होल, तो ये मात्र बीड्स नहीं है, बल्कि इनका 2 तरह से उपयोग होता रहा होगा। इन जैसा कि हमारा लिटरेचर हमें बताता है, ऋग्वेद काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल और उसके कुछ आगे तक का संस्कृत लिटरेचर जो हमें बताता है, पाली लिटरेचर जो हमें बताता है, और जिस पर हमारे विद्वानों ने कार्य भी किया है, उसमें हमेशा निष्क का नाम आता है, और निष्क से ये समझा जाता है कि कोई किसी प्रकार की वो स्वर्ण या रजत की मुद्रा रही होगी। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो उसका कोई हमें पुरातात्विक सोर्स नहीं मिलता था। अब जब हमें 6000 के लगभग ये इस प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए, जिनमें से 1547 की मैंने स्टडी किया, जो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे हैं, और इसी तरह से बहुत सारे अवशेष अभी भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत सेंट्रल एंटिक्विटी कलेक्शन सेक्शन में है, और लगभग इतने ही अवशेष 1500 से 2000 की संख्या में ये अवशेष स्टेट म्यूजियम लखनऊ में भी रखे हैं। अब इनका क्या उपयोग था? मात्र बीड के रूप में इसका उपयोग था, ये अगर हम मान के चलें तो वो बात गले से नीचे नहीं उतरती। तो ऐसे में जब हम ये जानते हैं कि इस प्रकार निष्क जो एक अलंकरण था, निष्क ग्रीव शब्द आता है, जो एक अलंकरण था गले में पहना जाने वाला, जिसका 4 बार उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद और दूसरे उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी जिनका उल्लेख आता है, और आगे पाणिनि, पतंजलि, जातक कथाओं में, बौद्ध साहित्य में जगह जगह निष्क का उल्लेख आता है। तो ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं था, ये निश्चित रूप से एक सिक्का था, एक प्रकार की मुद्रा थी जो प्रचलन में थी, और जो हमें जो जैसा कि साहित्यिक उल्लेख मिलता है, वो दान में या गिफ्ट के रूप में उनको दिया जाता था, और साथ ही साथ व्यापार वाणिज्य में, मार्केट में भी उसका प्रयोग होता था, और व्यक्ति की जो धन संपदा है उसको निष्क के द्वारा निर्धारित किया जाता था। जैसे हम आज कहते हैं लखपति या करोड़पति, उसी तरह से नैष्क शतिक या नैष्क सहस्रिक, जिसके पास 100 निष्क है, जिसके पास 1000 निष्क है, उनका वर्णन हमें वैदिक साहित्य में मिलता है। तो व्यक्ति की मुद्रा, उसका धन, उसका भी उल्लेख हमें निष्क के रूप में मिलता है। हमने आगे इस शोध में ये भी प्रयास किया है कि जो कृष्णल शब्द आता है
संभवतः एक कृष्णल का एक ये निष्क था, और एक कृष्णल की तौल लगभग 0.12 ग्राम के आसपास आती है। 0.12 से लेकर के 0.1516 तक ये रेंज करता है। और हमें जितने ये सो कॉल्ड डिस्क शेप्ड गोल्ड बीड्स मिले हैं वो सभी इसी रेंज में है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि ये कृष्णल है, और अगर हम 100 कृष्णल इकट्ठे करें तो हम शतमान पूरा कर सकते हैं, जिसका भार लगभग 12 ग्राम आएगा। तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं। मैं बीच बीच में स्किप करूंगा क्योंकि अधिक समय नहीं है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताना चाहूंगा। Introduction of coins is generally believed to have taken place around 700 to 600 BCE in countries like India, Persia, Greece, and China. In India, the earliest coins are punch-marked coins, and sometimes the uninscribed copper cast coins are also uh, uh, considered as the contemporary coinage found in India. So in silver, the punch-marked coins are found. In copper also, punch-marked coins are found. The copper, the uninscribed copper cast coins are only found in copper. But the earliest Indian literature mentions about nishk, which was a gold ornament worn around neck and was the and it was also used in transactions and gifting of the coins. The subject matter of this paper is based on the research which shows that the so-called uh, gold dispute with central gold found in the Harappan market can be definitely identified with the list of the Vedic times. Can you hear my voice at the back? Am I audible? I don't know whether I can do it or not. ये आ जाएगा इधर? आगे कर दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा आगे कर, तब वो दिखेगा। बस बस ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक। Gold, silver, and copper have been known in the Indian subcontinent for at least last 5,000 years, and as per the qualities of their trade, they were utilized for various purposes, including ornaments, implements, and such other usage. And then in that race of the uh, metals, iron also joined at a later stage. Scholars have discussed at large about the stage of transaction of commodities from barter system onwards towards identification of standard medium of exchange and resulting into the evolution of coinage.
the method of exchange of the primitive men were virtually confined to barter. And if you study, अगर आप देखें बहुत सारे scholars जिसमें पीएल गुप्ता, एएस अल्टेकर, वीएस अग्रवाल, वीएस पाठक, इन लोगों ने काफी कुछ इसके विषय में लिखा है. When people settled in localities, communities grew in size and the society witnessed increase in surplus products, the exchange of different products became a necessity. Thus, the mutual exchange of things started taking the concept of trade, and initially the barter was evolved. Barter was replaced with certain things like cow tail, that is gopuch, which is mentioned in the early Vedic literature. They were found inconvenient in transaction, and the metal was introduced in place of barter of such standard medium of exchange. And metal in gold, silver and copper had raised, Alteker had raised the question whether these metals were used for coins in Vedic period or not. So we can say that we have the evidence of barter which is reflected in the granaries in the Harappan context, cows in Rigved as price of image of Indra or Dakshina of a priest, and Nishk, Shatman, Suvarna as metallic money in Vedic times, as well as Karshapan, Dhamma, Dinar in later times. So it is a fashion in the society based on the economic conditions that people go on changing the metal. हम देखते हैं कि जैसे सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स बहुतायत में इशू हो रहे थे, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब चांदी के सिक्कों की जगह कॉपर के सिक्के यूज होने लगे, अनइंस्क्राइब्ड कॉपर कास्ट कॉइन्स या दूसरे कास्ट कॉइन्स जो लोकल ट्राइबल कास्ट कॉइन्स में सम्मिलित हैं. और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि चांदी के सिक्कों का भी उसमें समावेश हुआ, और आगे चल करके कुषाण काल आते आते गोल्ड कॉइन्स सर्कुलेशन में फिर से आ गए. लिटरेचर हमें बताता है कि वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में गोल्ड के कॉइन्स हम यूज कर रहे थे, लेकिन उसका क्या पुरातात्विक महत्व है, क्या उसके साक्ष्य हैं, वो अगर हम इन डिस्क शेप्ड बीड्स को की स्टडी करें तो वो अपने आप क्लियर हो जाते हैं. रिच मेन्स वेल्थ वेयर कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ 100 और 1000 निष्कर्ष. जैसा मैंने अभी बताया, नैष्क शतिक और नैष्क सहस्री. Considering the exchange value and calculation of wealth of rich person in numbers, Nishk has been considered to be coins, though it was originally a neck ornament. तो शुरुआत में ये एक नेक, गले में पहनने वाला ऑर्नामेंट था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में निष्क ग्रीव शब्द से होता है. लेकिन आगे चलकर उसी युग में कुछ समय के पश्चात इनका उपयोग एज स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी होने लगा. ऋग्वेद में आता है men lighting sacred fire by procuring beautiful verses and pronouncing beautiful verses and wearing nishk around the neck.
तो ये पहला रेफरेंस है जो यहाँ दिया है, वो ऋग्वेद का। दूसरा रेफरेंस आता है इन द ऋग्वेद इटसेल्फ, गिविंग सिमिली ऑफ गुड पीपल विद द मेकिंग ऑफ निष्क. द सेज प्रेज उषा देव to refine them like a making of निष्क. ये दूसरा रेफरेंस है. इसके बाद फिर आगे invoking Rudra, the sage in Rigved mentions निष्क as विश्वरूप. ये स्पेलिंग्स थोड़ा वो हो रही हैं, जम्बल्ड हो रही हैं. विश्वरूप और फुल ऑफ वेरियस फॉर्म्स. और विश्वरूप के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम उसकी चर्चा न करते हुए आगे बढ़ते हैं. फिर हम देखते हैं इट रेफर्स टू द, ये अगला जो उल्लेख है, refers to the event when काक्षीवान दैर्घ्यतमस जो ऋषि थे, he received from the स्तोता and king Sonai Bhavya 100 nishkas, 100 fast running horses and 100 bulls. Similar gifts given to Rishi Mamah by a king is mentioned in Atharvaved, where it records that 100 nishkas, 10 garlands, 300 horses and 10,000 cows were the items included in the gift. तो ये अगला रेफरेंस फिर हमें अथर्ववेद का मिलता है. In general transactions in the market, we hear about 2 or 3 nishkas being the price of some commodities. Dvipurva nishkat, which were purchased within that. This reference is from Panini's Ashtadhyayi, which is widely used by scholars to suggest how the Vedic nishk was used in the market in the post-Vedic period also, probably around 1000 to 800 BCE. The object purchased for 2 nishkas was known as Dvinaishkikam, and objects purchased for 3 nishkas were called Trinaishkikam. And the references are cited here in the last. The references of the scholars have also been given. This is adding dhak pratyay in the word nishk and prefixing numbers, dvi, 3. So the objects which were purchased for 2 nishkas, they were Dvinaishkikam. Objects purchased for 3 nishkas, they were Trinaishkikam, like that. Now let us also examine the Nishk Grieve. Has already been mentioned earlier in Rigveda itself. In Atharvaved, the Nishk is mentioned as made of gold. So here very clearly it is mentioned as Nishk. You can see in the second line, if you are able to see it, Shatam Nishka Hiranya. Shatam Nishka Hiranya. तो ये निष्क जो है वो सोने के सिक्के या सोने की धातु में बनाया जाता था. तो जैसा कि पहले भी नैष्क शतिक और नैष्क सहस्रिक के बारे में चर्चा हुई, इसी तरह के कुछ पैसेज हमें महाभारत से भी मिलते हैं, अनुशासन पर्व से, जहाँ वेल्थ ऑफ 100 and 1000 निष्कस आर मेंशन्ड. पतंजलि ने भी इनकी चर्चा की है, वेयर निष्क धन is mentioned,
Nishk appears to be a gold coin in the mention of Uddalak Aruni, putting a condition in Sadayan Acharya to debate with the condition to offer one Nishk to the winner among the two. Besides, references from some of the Jatakas are also there. V.S. Agrawal, such as person has hidden, he cites that person has hidden 100 nishkas of gold near a hut of an ascetic. So, अगर जैसे कि हम देखते हैं कि हमें 6000 इस तरह की कॉइन्स या सो कॉल्ड कॉइन्स गोल्ड के मिल रहे हैं मांडी होर्ड में, तो वो इसी तरह से छिपाए हुए मिट्टी में गाड़े हुए सिक्के थे. From Rigvedic times onwards, the reference of Hiranya can be taken to mean Hiranya pind or lump of gold, and it is generally believed that Suvarna denotes gold coin. According to Kautilya, the weight of a Suvarna was 1 karsh or 80 gunjas, that is around 150 grains. Another name of Suvarna was Hatak Karshapan or Hatak Nishk. And then there are innumerable references of divisions of Nishk standard as Ardhanishk, Padhanishk, Pandnishk, and Suvarna, such as Shatman, Ardh, Shatman, Pad, etc. Similar references is also available in Gopath Brahman as cited by A.S. Altekar. He says that a king offered to a sage his daughter along with 1,000 cows, a horse, a chariot, a village, and a single nishk. So you can imagine the value of this nishk. Now let us come to the weight standard. In the context of above mentioned various weight standards of the gold coins, like Pad, Ardhpad, Padarth, the weight standard of gold coins, an important passage is cited by P.L. Gupta from Taittiriya Brahman, where a Krishnal was given to each of the participants in the chariot race at the time of Rajasuya sacrifice as a reward to their services. एक कृष्णल दिया जाता है, और जो कृष्णल की माप है, जो उसकी तौल है, उसको अगर हम देखें तो वो एक जो हमारा जिससे हम निष्क कह रहे हैं उसके बराबर आती है. तो ये एक कृष्णल, ये जो डिस्क शेप सर्कुलर बीड है विद इन द सेंटर, ये एक कृष्णल है. इसके बाद हम ये देखते हैं कि वेस्ट एशिया में जो नोजी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनमें भी इसकी चर्चा है. सर्कुलर शेप वाले गोल्ड इशूज की, गोल्ड कॉइन्स की चर्चा है जो मेसोपोटामिया में भी प्रचलित थे, और अकादियन लैंग्वेज में बहुत सारे टैबलेट क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में वहाँ से मिले हैं जिनमें इनकी चर्चा आती है. और हम ये जानते हैं कि 3री सहस्राब्दी ईसा पूर्व में ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था वो they were in directly trade connections with the Hadappans. Nishk is a rare word in Vedic Sanskrit
और उसके आधार पे वीएस पाठक साहब का ये कहना है कि संभवतः ये निष्क शब्द संस्कृत ओरिजिन का नहीं है और ये वेस्ट एशियन ओरिजिन से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो अकाडियन और अरमेक ओरिजिन का वर्ड हो सकता है। अब जब हम ये इनकी तौल को देखते हैं तो एक कृष्णल 0.12 ग्राम्स, इसी तरह से पादार्थ कृष्णल या 5 कृष्णल 1.5 ग्राम्स, पाद और पणनिष्क या 25 कृष्णल 3 ग्राम, 50 कृष्णल या अर्ध शतमान 6 ग्राम और शतमान 100 कृष्णल जो है वो 1 शतमान के बराबर होता है। तो इस तरह से हमें जो ये परंपरा है जो हमें लिटरेचर से प्राप्त होती है उसको हम कंफर्म कर सकते हैं इनको कृष्णल मान के चलते हुए समय। ऋग्वेद में ही ये ऋचा भी आई है that for purposes of safety gold was stored in houses or which were buried underground. हिरण्येव कलशम निखातम उद्युर्दर्श में अग्नि नाहति. In this connection, I would draw attention of the scholars about the Mandi hoard, where, as I just mentioned, about 40 kilograms of gold and silver coins were found, and particularly D.V. Sharma in 2000 and Dr. Rakesh Tiwari in 2004, they have described the Mandi hoard into details. The references are there at the end, which you can also see. And as I told you, these gold ornaments, they were taken by the villagers. ASI made efforts to get them back, but only 10 to 12 kilogram of it was recovered. And in that particular recovery, there are 6,000 of such disc-shaped objects. Mandi is about 2 meters above present ground level, and there are evidences of Kushan period over the remains of the earlier strata. But it seems that in a secluded place, this was hidden. It was towards the end of May 2000 that the villagers of Mandi under Titavi police station discovered the hoard, and information reached to the police. By the time, probably, major part of the hoard was lost. However, partly it was recovered by police and later by the ASI. Apart from gold and silver bracelets, semi-precious stone beads, and other items of jewelry, 4 types of gold beads, spacer beads, hollow terminal beads, single and double bell-shaped beads, and paper-thin circular beads had been found. Now, this what Dr. Tiwari calls paper-thin circular beads. This we would like to mention that these are the Krishnalas, or in other words, they are Nishk. The last one was found in a few thousand in numbers, of which
1547 are displayed in the National Museum, New Delhi, and remaining, as I told you, they are in the Central Antiquity Collection of ASI as well as in the Lucknow State Museum. So, some description of these, and then the idea of Nishk being presumed as a Rigvedic money emerges from the monograph published in 2019 by S.K. Bhatt. Besides mention of Vedic deities, especially Rudra, as he mentioned about references of Nishk in Ramayana, he also refers to gold beads found at Harappan sites like Mohenjo-daro, Lothal, as well as from 3000 BCE at Kish and Ur in Mesopotamia and about 2500 BCE in Persia. But he has not given illustrations of their nature as similar to those of the large number of disc beads found at Lothal, more or less. In fact, when S.K. Bhatt describes the nature of the Nishk, he mentions in his book, which is a monograph published from Indore, from his Academy of Numismatics. So that has got jumbled up things like other, apart from disc-shaped objects, he also includes other gold objects of smaller size and includes them in the Nishk. And then, interestingly, he doesn't give details of West Asian objects. So, but since he has for the first time mentioned about it, the credit must go to him. And now this, I already told you how Rigved mentions that the objects for purposes of safety, gold was stored in troves as part and parcel of underground. Altaker further argues that custom of stringing circular coins into necklace, and he argues about stringing them together with most probably the spacer beads, and in this particular hoard at Mandi you have the finding of spacer beads as well. Thus it becomes very clear that Nishk was not like a present day cryptocurrency or bitcoins, which remains only in concept for transactions. But it definitely existed and was used as coins in gifts, transactions, and in regular trade, as we have both references of it in our ancient literature and in archaeological context also, where it has been found in large numbers in excavations and explorations, and particularly from the site of Mandi. Discussing on Nishk having Vishwaroop, probably we can omit that. There are different forms of Nishk. There are 7 uh, circular stamps on some of them, which I'll show you, and probably that gives an idea how the 7 dvipas, Saptadvip theory can be applied here. The 7 circular stamps on this type of circular object, they probably represent the Vishwaroop of the object.
Now these are the spacer beads which have also been found there, and probably what Altekar had mentioned, these were the strings in which those beads they were uh, kept together. Now these three strings, they are having in total 1,547 Nishkas. They are there in the National Museum collection at present, and three strings have 518, 432, and 339. Uh, Actually, there are four strings, 258 also. In total, there are 1547 such beads. And other objects you can see, the gold and silver objects, they are also found from the hoard at Mandi. These are some of the uh, Nishkas which are having a little difference in their weight standard from 0.12 to 0.18 or 19. Up to that, they are there. And then you can see I have here 40 uh, photographs of these circular uh, issues. In the plate fifth, you can see there are, or in the first slide itself, you might have noticed that there are 7 circular stamps all around the body of the this object, which represent the 7 continents, Saptadweep. And then you can see there are difference, sometimes a bit larger, sometimes bit smaller. So there may be one Krishnal, there may be two Krishnal weight standard of these uh, Nishkas. And then from Mohenjo-daro, in fact, they have put it in a string, so it's very difficult to segregate them. But in the top horizontal layer, you can see they are all disc-shaped ones. And then, interestingly, around 350 BCE, in Zhou period in China, such coins were also issued in gold and also in copper, which have a square or a circular hole in the center. So most probably influenced by the Nishk or these circular beads, so-called beads, they also started in 350 BC, such type of coins. Thus, considering the above mentioned details of the earliest Indian tradition reflected through the ancient literature and the archaeological evidence from explored and excavated Indian sites, we can conclusively suggest that the disc-shaped gold beads with central hole found in thousands of number could be identified as Nishk, which was a coin in transaction and gift, and was also used as a necklace at least in the 3rd millennium BCE. So from Kalibanga, Binjore, Dholavira, from many of the Harappan sites, and these are references of various scholars who have worked on such topic. Okay. So if you have any question, I would be happy to answer.